चुनाव किसका। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम चुनाव किसका कर रहे हैं, नई सरकार का या फिर कोरोना का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और साथ ही चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सुझाव दिया है कि अगर चुनाव हो सके तो टाल दीजिए और इसके लिए भी कड़े कदम उठाए जाएं कि आखिर जनसभाओं पर और इन रैलियों पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह से भीड़ आ रही है और 24 घंटे में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और हर घंटे पर होने वाले अपडेट के बाद जो आंकड़े और जो कोरोना का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है वो चिंता जाहिर करने के लिए मजबूर कर देता है। और आज इसीलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव किसका करने जा रहे हैं हम। लेकिन यह चिंता हाईकोर्ट ने क्यों जाहिर की है वो ग्राफिक्स के जरिए से समझिए। क्या कुछ है पूरा आज डेटा। तो ग्राफिक्स के जरिए से आपको बताते हैं कि आखिर हाईकोर्ट को यह चिंता जाहिर क्यों करनी पड़ी। ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है ग्राफ। पांच राज्यों के चुनाव पर ओमिक्रॉन ने लटकाई तलवार। हाईकोर्ट ने चुनाव के लिए आने वाली भीड़ पर चिंता जाहिर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की पीएम और सीईसी से अपील। कोर्ट ने 1 से 2 महीने चुनाव टालने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति यादव ने पीएम और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि हो सके तो इस चुनाव को टाल दीजिएगा। विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाइए, यह कहना है हाईकोर्ट का। राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए, ये वो बातें आपको दिखा रहे हैं जो हाईकोर्ट ने कही है चिंता जाहिर करते हुए। चुनाव प्रचार दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाए। पार्टियों की चुनावी सभाएं रैलियां रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। पीएम चुनाव टालने पर भी विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है। बहुत ही गंभीर और बड़ी बात कह दी हाईकोर्ट ने। संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को 1 से 2 माह के लिए टाला जाए। जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां सभाएं आगे भी होती रहेंगी। जीवन का आधार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 24 घंटे में 6000 नए मामले सामने आए हैं। दैनिक समाचार पत्र के अनुसार ही 24 घंटे में 318 लोगों की मौत हो गई है। भीड़ को नहीं रोका तो परिणाम दूसरी लहर से भी भयावह हो सकते हैं। साफ तौर पर कह दिया है हाईकोर्ट ने। इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाए जाएं। 5 कोरोना मरीज में से 1 मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित। और इस चर्चा में आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला हैं जो राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के आईएमए और अध्यक्ष दिल्ली चिकित्सक परिषद के। डॉक्टर ऋतु गर्ग हैं, डायरेक्टर हैं संतुष्टि हॉस्पिटल बनारस। संदीप दुबे हैं जो बीजेपी के नेता हैं और विनय कुमार सिंह हैं जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। लेकिन सबसे पहला सवाल संदीप दुबे जी आपसे है कि हम किसका चुनाव करने जा रहे हैं, नई सरकार का या कोरोना का। संदीप जी, मेरा सवाल है कि हम किसका चुनाव करने जा रहे हैं, नई सरकार या कोरोना। लगता है संदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। विनय जी, आपसे सवाल है और यही सवाल है कि हम चुनाव किसका करने जा रहे हैं, कोरोना का या नई सरकार का।
देखिए राणा जी, ऐसी स्थितियां अगर होती हैं तो मैं मान सकता हूं कि देश के लिए, प्रदेश के लिए भयावह है और इस पर एहतियात बरतना चाहिए। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं शंका, चिंता जाहिर की है तो कुछ न कुछ है। उस चीज को देखते हुए उन्होंने चिंता जाहिर की है, इसको समझना पड़ेगा। और रही बात रैलियों में कम भीड़ लाने की, और जो है तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को सुनने के लिए कोई आ वो नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं इस चुनाव की टाइमिंग को देखिए, तो डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं समझ विनय जी, सकते हैं आपको सुनने के लिए क्या आ रहे हैं कारण। लोग? विनय जी, आपको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरा फिर आपको उत्तर रोक प्रदेश लगानी इस चाहिए समय अपनी हो रहा रैलियों हूँ। पर। फिर आपको रोक लगा देनी चाहिए अपनी बिल्कुल, रैलियों पर। मैंने तो पहले ही कहा, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो सबके लिए होनी चाहिए। उस पर अगर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है तो ये होनी चाहिए। और आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और वो होना चाहिए, और सारी एहतियात को देखते हुए चुनाव होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाह रही थी कि क्योंकि इस चुनाव को कहीं न कहीं आगे बढ़ाया जाए। आज उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो चुनाव को डिले किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा पहले से रही है, लेकिन अब इन सब चीजों को देखते हुए डॉक्टर साहब लोग हैं और एक्सपर्ट बता सकते हैं, क्योंकि देखिए मेडिकल एक्सपर्ट तो हम है नहीं, उतना बता सकते हैं क्या कारण है कि चुनाव के ही समय कोरोना अटैक करता है। ये तो समझ में नहीं आया कि हर बार जब चुनाव आने वाला होता है तो कोरोना अटैक करता है। ठीक है विनय जी। संदीप जी, चुनाव पर रोक लगनी चाहिए या नहीं, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं? ठीक है राणा जी, स्थिति अभी गंभीर है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर इस बात को तो हाईकोर्ट भी कह रहा है कि स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन हो सकती है अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो। है कि राष्ट्रीय स्तर पे और स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां जिनकी भी सरकारें हैं, सभी सरकारों ने पहले से किसी वेव को कैसे नियंत्रित करना है और उसको लेके कैसे बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करनी है ताकि कोई दिक्कत आगे ना हो। और भ्रम की स्थिति किन्हीं सरकारों में नहीं, ना राज्य सरकारों में है ना केंद्र सरकारों में, आपसी सामंजस्य है। और मैं साफ साफ कहूंगा कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो जो डायरेक्शन आएगा हेल्थ मिनिस्ट्री का या उसका पालन संपूर्ण स्टेट, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कर रही है। कल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय पे मीटिंग ली है और हमें लगता है कि अभी हम सब लोग जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बीमारी है, जिस बीमारी का कहर पूरे विश्व के हर देशों में पड़ रहा है, उस बीमारी का एक ही समाधान है, वो है हमारी सजगता। कि हम जितना सजग हो पाएंगे अच्छे तरीके से, और जो हमारे डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उनको अगर हम मानेंगे पूर्ण रूप से, तो हमें लगता है कि इससे बेहतर ढंग से हम लड़ पाने में सब लोग सक्षम होंगे। और सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है आम जनमानस को कोई ना हानि हो इसको लेके। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की एक बात को और कहूंगा कि वो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण न दें, क्योंकि हम लोग सबको अच्छा करना, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर बेहतर करना है, और जब हम सब लोग संयुक्त रूप से बेहतर करेंगे तभी इस बीमारी से हम लड़ पाएंगे और अपने लोगों को बचा पाएंगे। ठीक है संदीप। नरेश जी, आपके पास आ रहा हूं। स्थिति कितनी और बिगड़ सकती है, जिस तरह की चीजें, जिस तरह की तस्वीरें चुनाव को लेकर अभी तक सामने आ रही हैं? में सच्चाई फेस करनी पड़ेगी और हमें भूलना नहीं चाहिए अप्रैल मई में जो हमने सेकंड वेव ऑफ कोरोना देखी है वो तबाही, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसको दोबारा से हमें नेशनल मेडिकल इमरजेंसी ट्रीट करना चाहिए। हालांकि ये सच है, कुछ जो बातें खुलासा हुई हैं 24 नवंबर को जब पहला केस साउथ अफ्रीका में ओमाइक्रॉन का हुआ था, तब से हमें पता है कि ओमाइक्रॉन ने बढ़ना है। हम नॉर्मली इंग्लैंड या यूरोप के मॉडल के 2-3 महीने पीछे रहते हैं। इंग्लैंड में आज की तारीख में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस हो रहे हैं और 10 से 12 हजार ओमाइक्रॉन के केसेस हो रहे हैं। और थोड़े दिन में ये ओमाइक्रॉन दूसरे कोरोना जो पिछला जो वेरिएंट था डेल्टा को रिप्लेस कर देगा। तो उसको देखते हुए इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। हिंदुस्तान बड़ा देश भी है, 138 करोड़ की आबादी प्लस भांति भांति की आबादी और प्लस हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो पर्टिकुलरली टर्शियरी केयर की हैं, आईसीयू, हॉस्पिटल बेड्स हमारे कम है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रिकॉशन पहले लेनी पड़ेगी। पिछली बार
सेकेंड वेव का हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि हमने प्रिकॉशन लेने में बहुत देर कर दी थी। तो इट इज हाई टाइम, अगर हाई कोर्ट यूपी ने कहा है तो आई थिंक दिस शुड बी एप्लीकेबल नॉट ओनली टू वन स्टेट ऑफ इंडिया, इट शुड बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट्स। तो मेरे हिसाब से इसको नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हुए हमें पूरा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना, मास्क लगाना, और इस बात पे ना पूरा राष्ट्र भी, स्टेट्स भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और एनजीओज भी, जैसे कि हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, सब एकदम सख्ती कर दें और हम कोरोना एप्रोप्रिएट फॉलो करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई वेव का आना जरूरी नहीं है, लेकिन वेव के आने से पहले हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसके बिना काम नहीं चलेगा। और दूसरा मैं कहूंगा जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन जो हमारा है वो थोड़ा सा ढील कर रहा था, तो जिन लोगों ने भी थोड़ी सी वैक्सीनेशन हेजिटेंसी चल रही है वो सख्ती से पहली डोज नहीं लगी तो पहले लगवाएं, दूसरी लगी तो दूसरी लगवाएं। और तीसरा मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अपील है, जो बूस्टर डोज डिले की जा रही है, पर्टिकुलरली जो हम कहेंगे कोरोना वॉरियर्स हैं, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स, पुलिस पीपल एंड जर्नलिस्ट्स। और तीसरी कैटेगरी जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, पर्टिकुलरली हम कहेंगे कि कैंसर सर्वाइवर्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट, वो कई ऐसी इम्यून बीमारियां जिसमें कि दवाइयां दी जाती हैं ऐसे कि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इन तीन कैटेगरीज में मेरी सरकार से अपील है, एकदम जल्दी बूस्टर डोज दिया जाए। यही ये डॉक्टर भाई हैं और नर्सिस हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है जिन्होंने आईसीयूज में, हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में काम करना है, वो जनता को बचाना है। तो इस टाइम हमारी स्थिति होनी चाहिए कि हमें पूरी एक्शन पहले ली जाए, ये नहीं कि जब पानी सर से ऊपर चला जाए तब हम छटपटाएं। आप जानते हैं हमारे देश में एक बीमारी होती है और दूसरा पैनिकीनेस और एकदम हपड़ा इतनी ज्यादा हो जाती है कि चारों तरफ तहलका मच जाता है। तो अभी हमें मौका मिला है पिछले बार के वेव के मैनेजमेंट से, हमें वाइज होके, समझदार होके सब एक्शन पहले लेने चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर ऋतु जी, जिस तरह से आंकड़े अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी जो कुछ देर पहले के आंकड़े मैंने बताए थे, मरने वालों की संख्या जिनमें 318 थी, लेकिन अभी जो अपडेट हुआ है वो 374 हो गए हैं। कोरोना के आंकड़े जो थोड़ी देर पहले 6000 थे, वो अभी जो अपडेट आया वो 6650 हो गए हैं। बहुत तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऋतु जी, ऋतु जी, शायद ऋतु जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। संदीप जी, जिस तरह से अभी डॉक्टर नरेश बता रहे थे कि चीजें बहुत सारी यानी कि पैनिक चीजें बड़ी जल्दी हो जाती हैं और साथ ही भयावह स्थिति हो सकती है। सभी से मैं कहना चाहूंगी एक्चुअली पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक करने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोग ऑलरेडी एक कोविड अटैक पूरा झेल चुके हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि हम सभी लोग, सारी जनता सतर्क रहें, सावधान रहें। जहां पर भी हो हम लोग मास्क लगाकर ही घर से जाएं, क्योंकि लोगों को हम देख रहे हैं कि उनकी मास्क लगाने की जो एक हैबिट थी वो बिल्कुल छूट गई है। तो जो उसको वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में, रूटीन एक्टिविटीज में शामिल करना ही पड़ेगा। हम कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम मास्क का प्रयोग करें और हमेशा अपने हाथों को रेगुलर इंटरवल्स पे धोते रहें। जब हमारा कोविड अटैक हुआ था तब लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो किया था, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां नॉर्मल होती गई, सामान्य होती गई, पब्लिक ने वापस अपने रूटीन ढर्रे पे आना शुरू कर दिया। तो हमारी सतर्कता, हमारी सजगता ही एकमात्र बचाव है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग एक दूसरे को सावधान करते रहें। इवन जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम लोग कहें कि बेटा आप लोग जब भी बाहर जा रहे हो तो इस तरह की सावधानियां बरतो। हमेशा हाथ धोना तो हमेशा हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए और जहाँ पे भी ज्यादा धूल धक्कड़ हो, जहाँ पब्लिक हो, वहां पर जाने से हमें बचना चाहिए। और जैसा हम लोग कहते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाते रहे, क्योंकि लंग्स की इंपॉर्टेंस इस कोरोना ने हम लोग को समझा दी है कि जितना हमारा हार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे फेफड़े इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगी जितनी फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती है वो करें। मॉर्निंग वॉक करना चाहें, इवनिंग वॉक करना चाहें वो करें। कार से जाने की बजाय अगर वो पूल करके टैक्सी जाते हैं ताकि एयर पोल्यूशन हम लोग कम कर सकें तो उसको करें। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज अगर हम पब्लिक अपने आप से करेगी तो काफी हद तक हम बच सकते हैं। प्लस हमारी सरकार तो अपने लेवल पे अपना काम कर ही रही है।
अभी अगर हम बात करते हैं अपने शहर की भी, तो उन्होंने इतने सारे आईसीयू बेड तैयार किए हुए हैं प्रिकॉशन लेने के लिए। बहुत सारे सेंटर्स बिल्कुल एक्टिवेट हैं। तो सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सारी प्रिकॉशंस पहले ही ली जा रही हैं, ताकि कोई भी पैनिक सिचुएशन ना हो, कोई भी इमरजेंसी ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप की हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है ऋतु जी। हमारे साथ डॉक्टर केपी जोशी भी जुड़ गए हैं, चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका भी। जोशी जी। नमस्कार सर। जी जोशी जी, सवाल ये है कि डेल्टा और अब ओमिक्रॉन की क्या फर्क है और किस तरह से सावधानियां बरतनी होंगी? देखिए, एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ था कोरोना, तो संसार के सभी देश, चाहे वो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री हो, चाहे वो बहुत गरीब देश हो, सब एक ही स्तर पे थे। किसी को कोरोना के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर हमें कोरोना के बारे में धीरे धीरे जानकारी, और 2 साल में हमें काफी कुछ जानकारी मिल चुकी है। तो ये कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है, ये तो अपनी वायरुलेंसी बदलता रहेगा। पर आप एक चीज ध्यान में रखिए, एक चीज होती है इन्फेक्टिविटी, मतलब इन्फेक्शन देना, और बहुत जल्दी रैपिडली इन्फेक्शन जो फैल रहा है, जो आपने देखा इसमें ओमिक्रॉन में आपने देखा है। और दूसरी होती है वायरुलेंसी। वायरुलेंसी मतलब किसी भी वायरस के मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की क्षमता। मोटे मोटे शब्दों में आप ये समझ लीजिए, अगर वो बहुत जल्दी उसे इन्फेक्टिव कर रहा है, इन्फेक्टिविटी होने के बाद वो अस्पताल में जाता है, आईसीयू या वेंटिलेटर पर जाता है, ये सबसे खराब स्थिति है। फॉर्चुनेटली अभी ओमिक्रॉन के बारे में ऐसा नहीं आया है। जो मैं साउथ अफ्रीका से मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, वो ये हैं कि इन्फेक्शन जरूर ज्यादा कर रहा है, लेकिन डेंजरस नहीं है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन वर्ल्ड में अगर 100 लोगों को इन्फेक्ट करता है, तो 80 पे कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी होती है, उसको बचाती है। 20% में से 10% लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन अस्पताल नहीं जाते हैं। 10 में से 3-4 ही आईसीयू में जाते हैं। तो ये पैटर्न रहा पुराने कोरोना का, ये सब हम लोगों ने देखा है। और दूसरी बात है, मैं कुछ चीजें जो सीख हमें पिछले कोरोना अटैक से मिली है, वो है हमें लैक ऑफ एजुकेशन। हमें पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा। हमारी आईएमए इस काम में बहुत पीछे रही है, हमारी सरकार भी पीछे रही है, हमारे समाचार माध्यम पीछे रहे हैं। पब्लिक को एजुकेट करिए पहले। पब्लिक एजुकेटेड नहीं है, वो पैनिक में चली जाती है। वो जगह जगह से दवाई खरीदे, अपनी मर्जी का स्टेरॉइड ट्रीटमेंट कर रही है। हमने इतने छोटे से राज्य में हमने कुछ सीखा है यहाँ पर, दैट वाज अर्ली ट्रीटमेंट। हमने वेट नहीं करा आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के लिए, हमने 3rd डे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और यही प्रचारित किया। ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा, स्टेट गवर्नमेंट को कहा, अपने यहाँ भी कहा और जनता को भी कहा। लेकिन एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जी बिल्कुल, बताइए, ये चीजें करनी है। ठीक है, 3 चीजें हमेशा लागू रहेंगी। जी ठीक है, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क। जी, और चौथा हमारे पास वैक्सीनेशन का हथियार आया है। जी, ये चीजें हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। जी ठीक है जोशी जी। और हम सरकार से ये अपील करते हैं, आईएमए से अपील करते हैं कि ज्यादा भाग ले, अपनी पब्लिक को एजुकेट करे, जी, ताकि वो भाग के वो दुकानों पे जाके अपनी दवाइयां लेते हैं, अपनी मर्जी का इलाज करते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं। ये हमें सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक, संदीप जी, सावधानियां हमें बरतनी होंगी, मास्क लगाना, हाथ को सैनिटाइज करना, लेकिन रैलियों में और सभाओं में जो भीड़ आती है, ये सारी चीजों का पालन कैसे कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक होता हुआ नजर आया नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने जो है वॉर रूम जो है छोटे से लेके विलेज लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और बहुत अच्छी केपी जोशी जी बात कर रहे थे कि हमें सबको जागरूक कर देना होगा तुरंत, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। तो इसके लिए वॉर रूम की सरकार ने शुरुआत कर दी है। अपने जितने फील्ड ऑफिसर्स से उनको बोला है वो तुरंत एक्टिव हो जाए और लोगों तक जो कम्युनिटी है उन कम्युनिटी को बताएं और अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें उनके साथ, ताकि हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हम परेशान हो जाए, घबरा जाए, क्योंकि बहुत सी जनता जिसको नहीं होती और हमारी बातें सुनते वो ज्यादा घबरा जाती है, जो घरों में बैठे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं। तो हमें किसी को परेशान भी नहीं करना है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर गाइडलाइन जो है, जो नरेश जी कह रहे थे, नरेश चावला जी, वो बड़े हैं, बराबर उनसे हम लोग को सीखने को मिलती है। हम लोगों ने जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है उसकी स्थिति ठीक करी है। पहले ऑक्सीजन को लेके सभी चीजों के लिए अभी इक्विपमेंट वगैरह की किसी चीज की कमी नहीं है, और जो अगर इमरजेंसी भी होती तो सरकार पूरी तरह से इस समय तैयार बैठी है। कहीं भी कुछ भी होगा तुरंत हम उस पे
काबू पा लेंगे, सब कुछ नियंत्रण में। और राज्य सरकार से लेके और सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस समय काफी अच्छा सभी जो हेल्थ इश्यूज को लेके हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो काफी एक्टिव हुए हैं और एक्टिव होके काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि थर्ड वेव आने से पहले हम लोग रोक लेंगे और भारत में इसका असर कम होगा। और चुनाव रैलियों की बात है तो हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा। जी, लगता है संदीप जी का संपर्क हमसे टूट गया है। लास्ट सवाल और 30 सेकंड आपके पास है। विनय जी, आपकी जनसभाओं में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन होते हुए नजर आया नहीं है जो होना चाहिए था। जी जी जी, राणा जी सही कह रहे हैं आप कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे देश के अंदर कहीं न कहीं लोग जो है फ्री हो गए। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, चावला जी भी कह रहे थे कि लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार को भी सावधान रहना चाहिए, सरकार को भी तैयारियां पूर्ण। भी संदीप जी कह रहे थे कि अगर इमरजेंसी होती तो हमारी सरकार तैयार, यानी कि अभी मान रहे हैं कि कोई इमरजेंसी नहीं है। इसी चक्कर में जो बंगाल में चुनाव हुआ था उसके बाद जो है कोरोना का किस तरह से अपनी भयावह स्थिति में है। आज मीडिया भी मानती, बुद्धिजीवी वर्ग मानता, सब कोई मानता है कि कहीं न कहीं वो बंगाल के चुनाव में कोरोना जो है गाइडलाइन को पालन, इसके लिए प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी चाहिए कि आज जो है जिस तरीके से उन्होंने चुनाव कराया। और विनय जी, फिर माफी तो आपको भी मांगनी चाहिए ना। बिल्कुल, गलती तो आप भी वही कर रहे हैं। उछाल कर गेंद दूसरे के पाले में डाल देने से बेहतर है कि खुद को सही कर लिया जाए। चुनाव आयोग जो है जगह तैयार है करने के लिए, सरकार तैयार है, सरकार का देख नहीं रहे आप किस तरीके का बिहेव है। उसे लग ही नहीं रहा कि यहाँ थर्ड वेव आ सकती है। जो नहीं, सरकार गलती करेगी तो आप भी करेंगे। बिल्कुल, क्यों देखिए, बिल्कुल कह रहे हैं आप। सरकार जो इवेंट्स जो है तैयार कर रही है, कहीं न कहीं उसी को सरकार को सभी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है भारत के ठीक है, ठीक है, ठीक है विनय जी, ठीक है। शुक्रिया नरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर ऋतु आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर केपी जोशी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी शुक्रिया और विनय जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी कि बात साफ है, हमें सावधानियां बरतनी होंगी, एहतियात बरतने होंगे। लेकिन जिस तरह से रैलियों में और जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, ये स्थिति को भयावह कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं, ये भी चिंता जाहिर कराते हैं। चिंता करनी पड़ेगी, सरकार को सोचना पड़ेगा और सभी राजनीतिक पार्टियों को इस बात पर अमल भी करना पड़ेगा कि अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में वो किस तरह से सावधानी बरतते हैं और किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।